डेल्टा एच बाई 2.303 R 2.3 R 1 बाई T1 T1 माइनस minus 1 बाई T2। ये जो बेटा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्लास 7 का क्वेश्चन है। कैसे पता है? क्लास 7 में याद करो इस तरीके का क्वेश्चन हुआ करता था। एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y टू द पावर 7 बाई 4x क्यूब प्लस 7x टू द पावर 4, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, सिंप्लीफाई। याद है सब क्वेश्चन? बोला बे? हाँ सर। बड़ा ना ऐसा क्वेश्चन 7 में, या बहुत हो गया 8 क्लास में ऐसा क्वेश्चन हुआ करता था अलजेब्रा में। एक्स वाई का कुछ इक्वेशन दे देता था, बोलता था एक्स वाई को बैठा कर सिंप्लीफाई करो। तो बेटा वही खेला तो यहाँ है। ये रहा आपका फॉर्मूला और आपका डेटा दे दिया। बोला है क्या कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। इसका मतलब K2 बाई K1 का वैल्यू 4 दिया है। डेल्टा H आपसे मांगा है, दिस इज योर क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया बेटा, ये हो गया। अब आजा R की बात करते हैं। R, अब डेल्टा H मांगा किलो जूल, तो जूल में होता R 8.314, तो किलो जूल में ले जाना तो इसको 10 टू द पावर -3 कर दो, ये R का वैल्यू हो गया। T1 की बात करेंगे तो T1 का 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब केल्विन में लाना होगा, 298 केल्विन है। T2 का बात करेंगे तो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 जोड़ेंगे तो ये करीब करीब 313 आएगा। तो T1 भी मिल गया, T2 भी मिल गया। बस बैठा सॉल्व करो। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन में तुम बोला सर सॉल्यूशन देखिए समझ में नहीं आया, तो फिर डूब मरो बेटा, यहाँ तो कुछ समझने का है ही नहीं। तो क्लास 7 का क्वेश्चन है, वैल्यू बैठाइए, सॉल्व कीजिए। जब तक फॉर्मूला जानते तब तक केमिस्ट्री है, जैसी वैल्यू बैठाना शुरू की केमिस्ट्री खत्म, मैथ शुरू हो गया। अब क्या केमिस्ट्री, बाकी आपका मैथमेटिकल स्किल है। इसका मतलब है बेटा तुम फाकी मार रहा है, फाकीबाज है। बोल बे गधा, क्या था इस क्वेश्चन में जो तुम बोला नहीं हुआ? बाकी लोग इसका बाकी लोग होमवर्क किया कि नहीं? ये तो एक गधा फंसा अभी चुंगल है, बाकी का क्या खबर है रे? क्या होमवर्क किया? हाँ सर। आंसर आया था? सर इतना बड़ा कैलकुलेशन देख के सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए, कर नहीं पाए। मत मारा कर, समझा? इतना बड़ा कैलकुलेशन, इससे साबित हो रहा है कि तुम लोग कोशिश करने वाला बंदा है ही नहीं। सर इकट्ठा करो कैलकुलेटर से आंसर। हो गया सर, कैलकुलेटर से हो गया सर, मुंह से ऐसे नहीं कर पा रहे। हाँ ठीक है, आप कैलकुलेटर से की कोई उसमें बुराई नहीं, आप करके चेक कर लिए, लेकिन उसके बाद हाँ फिर सर। कोशिश किया कि बिना कैलकुलेटर का भी करके देखे। हाँ सर, हाँ सर, वो करके देख। तब आंसर आया। हाँ सर, पहली बार में नहीं आया, मतलब जब ऐसे कर रहे थे, फिर कैलकुलेटर से करके फिर करे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास जहां तक पढ़ाई किए थे बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक लैंग्वेज, उसका मीनिंग, उसका भाषा को समझने का कोशिश करना। अगला जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, और रिएक्शन कोशेंट का जो सिंबल होगा वो होगा Q। नाउ अब एक लैंग्वेज पे ध्यान देना। A प्लस बी C प्लस डी, आपके सामने जो इक्वेशन दिख रहा बेटा, ये बताओ कि ये इक्वेशन रिवर्सिबल है या ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम है? सर रिवर्सिबल है सर, दोनों है। रिवर्सिबल सर, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है सर खाली। और अगर कहा जाए बोथ है तो? हाँ सर, दोनों भी होगा तो। बात करो, डिस्कस करो, अपना पॉइंट रखो, सर मुद्दा रखो, दोनों बात तरफ करो। का रेट मालूम होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, RF हाँ सर, रेट मालूम होना चाहिए सर। रेट मालूम होगा दोनों तब तरफ ना का। बोलेंगे इक्विलिब्रियम में है। यस सर। परफेक्ट आंसर। आप बोलेगा सर
ये रिवर्सिबल है, ये कंफर्म है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं? आंसर है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का इक्वल होना। और जी ये सर। तभी हम कह सकते हैं जब मेरे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा हो या हम खुद एक्सपेरिमेंट करके चेक करें कि दोनों तरफ का रेट। ये इक्वेशन देख करके नहीं बोला जा सकता कि वो इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं। यस सर। ठीक है? अच्छा, अब अगला 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 लैंग्वेज पे ध्यान देना। तो चलो मान लेते कि ये इक्विलिब्रियम पे है। अगला सवाल, अब ये रिएक्शन मतलब आपको हम फिर से लिख करके दे रहे, मान लो एक्स वाई इक्विलिब्रियम। अब सवाल सुन, अब बोल ये रिवर्सिबल है या इक्विलिब्रियम है या बोथ है? सर दोनों है। बहुत है सर। बोथ सर, बोथ। बोथ होना चाहिए ना। अगर ये both है। बोल दिया जाए कि वो इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पे है, तो बिना रिवर्सिबल हुए वो इक्विलिब्रियम पे तो हो ही नहीं सकता है। तो एक स्टेटमेंट बनता है बेटा, यहाँ पर इसको देखो तो समझ में आ रहा है कि ऑल इक्विलिब्रियम आर रिवर्सिबल रिवर्सिबल बट ऑल और रिवर्सिबल आर नॉट इक्विलिब्रियम। होगा ये? हाँ सर। हाँ सर। रिवर्सिबल इसका ये मतलब नहीं कि वो इक्विलिब्रियम पे होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर वो इक्विलिब्रियम है तो यकीनन वो रिवर्सिबल भी है, क्योंकि बिना रिवर्सिबल हुए इक्विलिब्रियम तो हो ही नहीं सकते। ये आया लैंग्वेज समझ में? हाँ सर। तो सुन अब पूरा बात को। अगर आपको एक रिएक्शन दे दिया जाए ए बी बी एक्स सी और वाई डी, और अगर आपसे कहा जाए कि इस रिएक्शन के लिए के लिखो, तो हम लोग क्या सीखे थे? कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर एक्स, डी टू द पावर वाई, वाई ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर। बी। और अगर आपसे कहा जाए रिएक्शन कोशेंट लिखो, तो लिखने का तरीका देखो आप क्या है। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लिखने का तरीका और रिएक्शन कोशेंट का लिखने का तरीका, बोलो क्या होगा? सेम। सेम होगा। तो फिर फर्क कहाँ है? दोनों का लिखने का एक्सप्रेशन सेम होगा। याद कर बेटा, पिछले क्लास में आप लोगों को सिखाए थे हाउ टू राइट के। तो जैसे के लिखोगे वैसे ही क्यू लिखना, लिखने का तरीका दोनों का सेम है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? अब सुनो फर्क क्या है। लिखते वक्त अगर हम ये जानते हैं कि ये जो गिवन रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे है, तो हम इसको लिखेंगे। बात आ रहा? लैंग्वेज समझ में आ रहा? यानी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा तो ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। तो फिर बोल इसको कब लिखेंगे? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा तब, या जब नहीं होगा तब? सर जब नहीं तब होगा, जब नहीं होगा। रिवर्सिबल होगा। नहीं, तब आंसर होगा तब जब पता नहीं। अच्छा, ओके सर। और कब पता नहीं? तब पता नहीं जब मेरा रिएक्शन क्या होगा? रिवर्सिबल। क्योंकि रिवर्सिबल होने का मतलब इक्विलिब्रियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो नहीं सकता। बोल सकता। तो फिर से बोल, जवाब देना। क्यू कब लिखेंगे? जब इक्विलिब्रियम पे होगा तब लिखेंगे, या जब नहीं होगा तब लिखेंगे? सर जब वो रिवर्सिबल होगा सर। इसका सर जब मतलब नहीं दोनों में होगा। लिख सकते हैं, हाँ सर, दोनों हो सकता सर। क्योंकि अगर वो रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? तो अब लैंग्वेज समझ, ये कब लिखेंगे? ओनली एट इक्विलिब्रियम। और क्यू को कब लिखेंगे? जब मेरे को पता नहीं कि वो इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं, मतलब तब लिखेंगे जब वो क्या होगा? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल होगा सर। तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्यू लिखेंगे, लेकिन अगर वो रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बन जाए तब क्यू नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे? ए। के। तो क्या क्यू और के इक्वल हो सकता है? हाँ सर, हाँ हो सर। सकता है। ये तब होगा जब मामला
Equilibrium का होगा। इक्विलिब्रियम पे होगा। इक्विलिब्रियम का होगा। तब फिर यहाँ से दो सवाल उठ जाएगा। अगर Q और K बराबर हुआ तो इक्विलिब्रियम माना जाएगा, तो अगर Q ज्यादा हो गया K कम हो गया, या फिर Q कम हो गया K ज्यादा हो गया, तो क्या माना जाएगा? तो जवाब रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। रिवर्सिबल तो माना जाएगा, साथ में डायरेक्शन भी पता अच्छा, चलेगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड। अगर K कम होगा तो पीछे भागेगा रिएक्शन। रिवर्सिबल है तो दोनों तरफ भाग सकता है, पीछे भागेगा। लेकिन अगर K ज्यादा है तो रिएक्शन आगे भागेगा, और अगर K और Q बराबर हो गया तो दोनों तरफ समान भागेगा। समझ में आया? लैंग्वेज समझ में आ रहा? हाँ हाँ सर। सर। चल फिर से बताओ रे, पिछले क्लास में पढ़ाए थे K के साथ प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली, यानी K जितना ज्यादा होगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा। तो प्रोडक्ट बनने का मतलब किस तरफ भाग रहा है रिएक्शन? सर फॉरवर्ड। राइट। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। प्रोडक्ट की तरफ भागने का मतलब क्या? फॉरवर्ड की तरफ भाग रहा। हाँ सर। समझ रहा बात? हाँ हाँ सर। सर। तो इसका मतलब अगर K का वैल्यू ज्यादा होगा तो रिएक्शन किस तरफ भागेगा? फॉरवर्ड में भागेगा। फॉरवर्ड में। हाँ मिलाओ नीचे हाँ मिलाओ। सर। फॉरवर्ड में हाँ कब जा सर। रहा है? जब K का वैल्यू ज्यादा। ज्यादा ज्यादा है है। और Q का कम हो जाएगा। और अगर K कम हो गया Q ज्यादा हो गया, तो K कम होने का मतलब वो पीछे भागेगा, और K और Q बराबर हो सर। गया तो दोनों तरफ बराबर भागेगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम पे कहलाएगा। समझ में आ रहा है? लैंग्वेज समझा? हाँ सर। हाँ सर। इस पे सर। क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में, दिखाएंगे कैसे। अब आगे का टॉपिक पे सुनो बात। अभी जो टॉपिक पे बात की उसका नाम था रिएक्शन कोशेंट। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बोलो तो इसको आप लोग क्या पढ़ने वाले हो? प्रिंसिपल। ले चार्टियर्स प्रिंसिपल। बोलो क्या पढ़ोगे? ले चैट्रियल्स अब इसको प्रिंसिपल। ले पढ़ ला पढ़, जो पढ़ना पढ़। इसको पढ़ोगे आप ला शैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है सर। समझे? क्या पढ़ोगे इसको आप? ला शैटलियर्स प्रिंसिपल। ला शैटलियर्स प्रिंसिपल। अब सुनो ये प्रिंसिपल क्या कहता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो वो जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या होगा? ढीठ होगा। ढीठ। ढीठ। समझा रे? हाँ सर। हाँ सर। क्या समझा? सर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। ढीठ का मतलब समझता है? हाँ सर। हाँ सर। थेथर। थेथर बोलते हैं सब। हम लोग। समझता है? बिहारी लैंग्वेज समझता है? देखो ढीठ थेथर। सर। हाँ सर। इट समझते सर, थेतर का नहीं पता। वह सर प्रकाश। थेटर प्रकाश एक और भी ढीठ के एक और माने होता है, प्रकाश। नहीं सर। हाँ। सर प्रकाश का मतलब ढक्कन होता तो है। ला शैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है बेटा कि एक रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। वो ढीठ है, वो कभी नहीं बदलेगा। एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन को आप नॉन इक्विलिब्रियम बना सकते हो, उसके लिए बहुत सारा कंडीशन है, लेकिन कहने का मतलब वो ढीठ है। आप जब जब उसको इक्विलिब्रियम से नॉन इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाओगे वो वापस इधर भागेगा, इक्विलिब्रियम की तरफ भागेगा। समझ में आ रहा है इस प्रिंसिपल का मतलब? अगर एक हाँ सर। रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है, अब देखो इसको अंग्रेजी में बोलते, सुनना। इफ अ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम and the equilibrium is disturbed by factors like temperature, pressure, concentration, volume, etc., the equilibrium undo all the effects and again regain the equilibrium either by increasing the rate of forward reaction or decreasing the rate of forward reaction or increasing the rate of backward reaction or decreasing the rate of backward reaction। ये है इसका इतना लंबा चौड़ा प्रिंसिपल। एक वर्ड में बोला जाए तो ढीठ। सर
सर बोल टेम्परेचर चेंज करने पे भी नहीं होगा क्या? सर, मतलब इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा नहीं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। सर, मतलब टेम्परेचर चेंज करने पे ये डिस्टर्ब होगा ना, कौन? इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन डिस्टर्ब होगा। लैंग्वेज पे बात कर बेटा, हम समझ रहे तुम कहाँ फंसा हुआ, खुल के बोल, क्लियर होगा। सर मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज किए तो सर तभी भी इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा हाँ, रिएक्शन। वो तुम कुछ भी करो, वो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होगा, लेकिन वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। सुन रहे गधे लोग? हाँ सर। टेम्परेचर को चेंज करने से प्रेशर को चेंज करने से, वॉल्यूम को चेंज करने से, कंसंट्रेशन को चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। याद रखना, ये मोस्ट कॉमन है जो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप क्या करो, एक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दो बाय चेंजिंग एनी वन ऑफ दिस फैक्टर। तो डिस्टर्ब हो गया, थोड़ी देर तक डिस्टर्ब रहेगा और वापस इक्विलिब्रियम पे आएगा, वापस इक्विलिब्रियम पे आएगा। लेकिन वो वापस इक्विलिब्रियम पे आने के लिए इसको कुछ करना पड़ेगा। तो वो दो ही काम करता है, या तो फॉरवर्ड का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देगा, या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देगा। इसका दूसरा मतलब निकल रहा है कि अगर बैकवर्ड को बढ़ाएगा तो फॉरवर्ड को कम कर देगा, और अगर फॉरवर्ड को बढ़ाएगा तो बैकवर्ड को कम कर देगा। हाँ सर। बात समझ में आ रहा? हाँ सर। अब जैसे देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एक लॉजिक से समझो इसको, क्योंकि बेटा इसका पर अच्छा खासा क्वेश्चन तैयार होता है। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा फंडामेंटल याद रखोगे, बाकी पूरा एप्लीकेशन का खेल है, कैसे अप्लाई करना वो बताएंगे। ठीक है। अब मान लो, देखिए क्लास में कौन कौन बैठा हुआ है जरा। ओके, प्रकाश, अलीजा, अनुरोध, चांदनी बेटा, कैफ, अबू, औसफ, नितिन, रिफत, रिदा, रितिका, सामिया, सायन, तौसीफ। तो यहाँ से नबा अली पारक कौन जानता है? यहाँ पर देखें, रिप्लाई हम नबा जानते अली हैं पारक। सर, हम यस औसफ सर, हम जानते जानते हैं। हाँ सर, जानते हैं। नब्बा अली पारक से। हाँ है ना। सर नवाब अली है सर। नवाब अली है सर। एक्चुअली इसका नाम बहुत अच्छा नाम है, नवाब अली पार्क। यस सर। लेकिन अगर उस इलाके में हम लोग का खिदरपुर में अगर इसका लोकली आप सुनोगे तो इसी नाम से जाना जाता है, नबा अली पार्क। ठीक है। सर तो वहाँ अगर का आप एंटीक नवाब पीस अली रहता पार्क है। में जाओगे बेटा, तो आप देखना वहां पर एक गेम होता है, सीसॉ गेम कहते हैं, सीसॉ। हाँ सर। देखिए ऐसा हम लोग पहले भी बात की थी ना सीसॉ पे, हाँ सर, वो स्ट्रक्चर, हाँ सर, स्ट्रक्चर में सर। है ना? हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, जी सीसॉ सर, याद है स्ट्रक्चर। ये। हाँ, हाँ सर। तो मान ले कि पार्क में दो गधा गया। कौन कौन गधा गया? औसफ गया और एक कोई गधा, नाम बोल रहे, प्रकाश को बैठा दे यहाँ, प्रकाश यहाँ बैठा हुआ। सर दोनों हम ही गधा गया जानते हैं। पार्क में, सुन खेला को सीखो। और मान ले कि औसफ का वजन जो है वो 80 किलो का है, और प्रकाश बाबू क्या जो दे है रहा है? वो 50 किलो का है। मान लो, एक अंदाजा मान लो। सुने, अगर एक लॉजिक से समझेगा, अगर ये समझ गया तो देखना ये प्रिंसिपल समझ में आएगा, फिर याद रखने का ट्रिक लॉजिक समझ में आ जाएगा। आप ऐसा मानो कि औसफ और प्रकाश दोनों गया पार्क में गेम खेलने, सीसॉ गेम खेलने। दोनों बैठ करके गेम, वही जो है ना, ये रहता है, वही होता है, ये ऐसा होता है, फिर टुक टाक, हाँ। कभी ये ऊपर कभी ये नीचे, यही चलता है ना, हाँ सर। ये गेम चलता है। तो दोनों बैठ के खेल रहा था औसफ और प्रकाश। खेलते खेलते थोड़ी देर के बाद दोनों बोर हुआ, बोले यार बचपन से वही गेम खेल रहे, ऊपर नीचे, चल आज नया गेम खेलते हैं। बोले कौन सा गेम? बोले चलो आज हम लोग इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम गेम खेलते हैं। ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम गेम क्या है? बोले गेम ये है कि अब ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, अब ये इसी पोजीशन पे मेंटेन करेंगे, जिस पोजीशन पे इस वक्त आपको दिख रहा है, ऐसे में बराबर इस पोजीशन को मेंटेन करना है। और इस पोजीशन को नाम दे दिया गया इक्विलिब्रियम का पोजीशन। पहला सवाल, एक तरफ 80 किलो दूसरी तरफ 50 किलो, बोल क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है? नो सर। नो सर। नहीं सर। बिल्कुल हो सकता है। तब तुम लोग Oh क्या yes, पढ़ा हुआ brilliant. है? क्या पढ़ा तुम लोग?
तुमने फिजिक्स में मोमेंट नहीं पढ़ा है? एक्सटर्नल फोर्स लगा के सर। काहे हाँ। पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा बे गधा? सर ये तो भारी है ना सर। तो सर लेंथ ऑफ आर्म डिक्रीज कर देंगे। हाँ, लेंथ तो आगे पीछे बैठ जाएगा, थोड़ा सा हाँ आगे सर पीछे तब हो बैठेगा। जाएगा। इससे तब पता हो चल रहा है कि जाएगा। तुमने बेटा खाली साइंस पढ़ा है, अप्लाई एप्लीकेशन तो जानते ही नहीं है। और एप्लीकेशन इसलिए नहीं जानता बेटा क्योंकि तुम उसका फंडामेंटल नहीं जानता है। और तुम्हें फंडामेंटल इसलिए नहीं जानता क्योंकि तुम्हें फंडामेंटल में एप्लीकेशन खोजता है। पहले फंडामेंटल को याद करो, फिर उसको अप्लाई करो। तो क्या दोनों तरफ बोलो अलग अलग वजन रखा गया, क्या दोनों इक्विलिब्रियम पे आ सकता है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आ सकता है। चलो मान लो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ा कि औसत जो है वो एंड से इस पोजीशन पे बैठा, थोड़ा दूर पे, और ये एंड से थोड़ा नजदीक पे बैठा। तुम देखना इस तरीके से आर्म का लेंथ है ना, यहाँ से आगे पीछे करने से बैलेंस हो जाता है। मान लो ऐसा हुआ। अब क्या हुआ, पार्क में ढुका अगला गधा अनुरोध। वो ढुक करके देखा, अरे ये क्या, ये तो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम खेला चल रहा है। लड़का क्या किया, पार्क के पास एक ईंटा उठाया बड़ा सा और लाकर यहाँ रख दिया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, ये नीचे ये ऊपर भाग गया। लेकिन नियम तय था, दोनों के बीच में क्या तय हुआ था कि कुछ भी हो जाए आज का गेम यही होगा कि ना ऊपर जाना ना नीचे जाना है। क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, औसफ खुद को थोड़ा सा पीछे खिसक लिया, इधर पीछे आया, देखो वापस वो फिर से वापस बराबर पोजीशन पे आ गया। बात समझ में आ रहा होगा? इमेजिन कर, सर। ऐसा कंडीशन इमेजिन कर, होगा ना। अगर वो हाँ आगे सर। पीछे अपने आप को कर ले तो फिर क्या होगा, वापस आ जाएगा। हाँ सर। अनुरोध देखा रही है तो फिर से इक्विलिब्रियम पे आ गया, फिर एक ईंटा उठाया फिर इधर डाल दिया, फिर डिस्टर्ब हो गया। फिर ये लोग अपना पोजीशन को आगे पीछे किया, वापस इक्विलिब्रियम पे आ गया। ये बार बार डिस्टर्ब करता है, ये लोग बार बार इक्विलिब्रियम पे चले आता, क्योंकि गेम का नियम तो तय था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने को इक्विलिब्रियम पे आना है। तो अब पहला सवाल क्या, ये जवाब दे कि दोनों बार बार इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या कर रहा है। या तो ये अपने आप को आगे आगे ले जा रहा है, या अपने आप को आगे ले जाएगा, ये पीछे ले जाएगा, ये पीछे ले जाएगा, यही है ना, अपने आप को आगे पीछे करेगा, हाँ सर। वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो बार बार अनुरोध जाकर डिस्टर्ब करता है इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम वापस आ जाता। लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में अनुरोध डिस्टर्ब हो गया। सुन, अनुरोध डिस्टर्ब हो गया। अब ह्यूमन साइकोलॉजी सुन, अगर तुम किसी को बार बार डिस्टर्ब करो और अगर वो डिस्टर्ब ना हो तो देखना तुम खुद डिस्टर्ब हो जाओ कि वो डिस्टर्ब क्यों नहीं हो रहा यस सर। है कि नहीं बोल। हाँ सर, होता है सर। तो अनुरोध बार बार जाकर डिस्टर्ब करता, इक्विलिब्रियम पे चले आता, फाइनली अनुरोध डिस्टर्ब हुआ, खुद डिस्टर्ब होकर वहां से भाग गया। और ये था हमारा प्रिंसिपल का। अब इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझो कि जो सिनेरियो को आप यहाँ पे समझे हैं, अब उसको केमिकल रिएक्शन के हिसाब से समझो कि मान लो कि ये दोनों इक्विलिब्रियम पे है और आप किसी तरीके से यहाँ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए अनुरोध क्या कर रहा था, ईंटा डाल दे रहा था। आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, मेन ये 4 फैक्टर है, इसको अगर आप चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे डिस्टर्ब होगा तो ये क्या करेगा, ये तो फॉरवर्ड को बढ़ा करके वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, या फिर बैकवर्ड को बढ़ा करके अपने आप को फिर से आगे पीछे करेगा, वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इसी प्रिंसिपल का नाम है ला-शैटलियर प्रिंसिपल। अब देख तो इसको एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख रहे, इतना जो बके तुम लोग कहानी सुना है, दोनों देखो, दोनों तो अभी बड़ा मजेदार में दोनों झूला झूल रहा था, सर बैठा के यहाँ ऊपर नीचे खेल रहे, उधर से प्रकाश और वो दोनों बैठ करके एकदम, तो झूला झूल लिया तुम लोग दोनों। वही सर बच्चा वाला गेम। यहाँ देखो, इफ एन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, कैसे डिस्टर्ब होगा, बाय फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, इसको डिस्टर्ब कर दिया गया तो क्या होगा, द इक्विलिब्रियम विल अनडू द इफेक्ट, उस इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। और ये कैंसिल करने का तरीका क्या है, आइदर बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड को इंक्रीज, या इसको डिक्रीज, यही सब करेगा। हाँ सर। एंड विल रीगेन द इक्विलिब्रियम, और वो वापस फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। आया बात समझ में? हाँ सर। अब इतना माथा पेची क्यों किए वो समझ।
ध्यान से समझना, अगर आप इस इक्वेशन को पढ़े होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, इस पे हम लोग कई सारा एग्जाम्पल्स देखें। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक एंथैल्पी नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसका नाम हेवर्स प्रोसेस है, पढ़े कभी आप लोग? देखे हैं सर। पढ़ा है, सुना है, सर। नाम सुना है हेवर्स प्रोसेस? हाँ सर। हाँ सर, अमोनिया हाँ, सर। प्रिपरेशन। अब सुनो, हेवर्स प्रोसेस जो है ये एक लार्ज स्केल प्रिपरेशन है, लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़े अमाउंट में। और केमिस्ट्री में अगर किसी का लार्ज स्केल का प्रिपरेशन हो तो इसका मतलब वो इंडस्ट्रियल मैटर हो जाता है, यानी कि इंडस्ट्री, वो लैब में नहीं बनाएगा, इंडस्ट्री में बनाया जाएगा। और अगर वो इंडस्ट्री में बनाया जाए तो इसका दूसरा मतलब होगा वो बिजनेस पर्पज से बन रहा है, और जहां बिजनेस का बात आएगा वहां इकोनॉमी का बात आएगा, पैसा का बात आएगा, यहाँ खेल पैसा का हो जाएगा। और जब कोई एक जगह पर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो उसका टारगेट यही होता है कि वहां से मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाए, मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाए। अब देखो, हेबर्स प्रोसेस में ये जो रिएक्शन है ये तो रिवर्सिबल है। अब अगर मान लो इस रिएक्शन में हम किसका प्रोडक्शन करने बैठे, हेबर्स प्रोसेस में किसका लार्ज स्केल का प्रिपरेशन होता है? ऑफ अमोनिया। अमोनिया का ये लार्ज स्केल का प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रोसेस को, ये हेबर्स प्रोसेस है। तो इमेजिन करो कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस इंडस्ट्री चला रहे हो, आप अमोनिया का प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री लगा के आपको अमोनिया बनाना है, बेचना है, इंडस्ट्री दूसरा पर्पस के लिए, जो भी पर्पस के लिए अमोनिया बनाना बेचना है, तो आपको पता भाई करना क्या, रिएक्शन करवाना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। तो आप सारा सेटअप वगैरह लगा लिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन शुरू किया, अमोनिया बनना शुरू हुआ। थोड़ी देर के बाद अमोनिया बनने के बाद वापस टूटना भी शुरू हुआ, तो यहाँ से तो आपको अपना लॉस दिखेगा कि भाई इतना खर्चा कर रहे अमोनिया बनना चाहिए, वो तो वापस टूट के भाग जा रहा है। बोलो बात समझ में आ रहा कहानी? हाँ सर। रिवर्सिबल है ना, वापस टूटेगा तो तभी तो वो हाँ सर, रिवर्सिबल हाँ सर। कहलाएगा ना। हाँ सर। और थोड़ी देर के बाद वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, मतलब जितना तेजी से बन रहा है उतना तेजी से टूट भी रहा है, वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा कि हम एक तरफ से इतना एनर्जी लगा रहे हैं किस चीज के लिए, बनने के लिए, यहाँ तो बन के साथ टूट भी रहा है, जितना स्पीड में बन रहा है उतना स्पीड में टूट भी रहा है। तो यहाँ पर बोलता है कि ठीक है ऐसा करते हैं कि यहाँ पर लास्ट शैटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। ये ढीठ है तो इसी ढीठपन से इसका फायदा उठाते हैं। क्या है फायदा, ध्यान से सुनो। तो हम लोग ये पढ़े कि अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देंगे तो वो अपना फॉरवर्ड को या तो बढ़ाएगा या फिर बैकवर्ड को बढ़ाएगा। हाँ यही है सर। ना, बोल रहे? हाँ सर। तो क्यों ना ऐसा हाँ करे सर। कि उसको बार बार ऐसा डिस्टर्ब करे कि उसको मजबूर हो जाए कि वो हर बार किसको बढ़ाए, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड को। फॉरवर्ड को। फॉरवर्ड को बढ़ाना शुरू कर देंगे हम तो अमोनिया का और ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो मेरा इकोनॉमी में बचत होगा। बात आया, खेल समझ में आया? हाँ सर। लास्ट शैटलियर प्रिंसिपल आपको एक आइडिया देगा, एक नॉलेज देगा कि अगर एक इक्विलिब्रियम में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है तो उस रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या सेट होना चाहिए। चलो अब इसको समझने के लिए पहले लास्ट शैटलियर प्रिंसिपल पे वापस आते हैं। इसको समझने के लिए अब इसको होल्ड पे डाल दो। समझ में हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं लास्ट शैटलियर प्रिंसिपल? तो ये हाँ सर। प्रिंसिपल से अपने को एक हेल्प क्या मिलने वाला है, वो ये कि अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो दोनों तरफ भागेगा, अपने को तो एक तरफ भगाना है ताकि प्रोडक्ट बने, दोनों तरफ भगा के लॉस है। तो लास्ट शैटलियर प्रिंसिपल को आपको इस्तेमाल कैसे करना वो दे। ये जो चार्ट आपको हम दे रहे बेटे, इसको आप फंडामेंटल के हिसाब से पहले याद रखिए कि आप क्या स्ट्रेस दोगे रिएक्शन के ऊपर तो उसका इफेक्ट क्या होगा। अगर आप थर्ड ब्रैकेट का मतलब क्या है बोल, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। तो अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ भागना शुरू कर देगा। ये डिस्टर्ब किए तो भागना शुरू किया, फॉरवर्ड भागेगा। तो उसी लॉजिक से रिएक्टेंट को अगर कम कर देंगे तो फिर वो बैकवर्ड में भागना शुरू कर देगा। प्रोडक्ट को अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वो बैकवर्ड में भागना शुरू करेगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को अगर घटाएंगे तो वो फॉरवर्ड में भागना शुरू करेगा। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो उस तरफ भागना शुरू करेगा जिस तरफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो वो उस तरफ भागना शुरू करेगा जिस तरफ एंडोथर्मिक होगा।
अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ भागेगा जिस तरफ मोल ज्यादा है। प्रेशर को बढ़ाने का दूसरा मतलब है वॉल्यूम घटाएंगे, तो वॉल्यूम घटाएंगे तो उस तरफ, सॉरी लिखने में गलती की यार, मोल कम है, मतलब प्रेशर के साथ इनवर्सली याद रखना, वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली याद रखना। प्रेशर अगर घटाएंगे तो मोल उधर उस तरफ भागेगा जिस तरफ मोल ज्यादा है, और प्रेशर घटाने का दूसरा मतलब है वॉल्यूम ज्यादा होगा। स्ट्रेस में अगर हम कैटलिस्ट डाल दें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम को कोई हाँ फर्क सर। नहीं पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रेस में अगर हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं, और दो कंडीशन पे, एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब मामला कांस्टेंट वॉल्यूम का होगा तब कोई इफेक्ट नहीं पाया गया है, और अगर कांस्टेंट प्रेशर का हो तो उस तरफ भागेगा जिस तरफ मोल ज्यादा है। यह है बेटा लास्ट शटर प्रिंसिपल का सारा अप्लाई करके जो फंडामेंटल आउटपुट निकला है, ये आपका टैबलेट है, घोल के पी जाओ कि ये होने से ये होगा। उसके बाद क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तेरे तुम लोग में जिसमें दम होगा बुक खोलो पढ़ो, सारा कुछ आराम बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है। लेकिन उस सारे सिंपल का निचोड़ ये है जिसको आपको यूज करना सीखना है, कैसे यूज करेंगे और एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्या होगा। तो तुम लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ये वाला फटाफट नोट करके सामने रखो, और अगर आपके पास प्रिंट पहले से है तो वहां लिखा हुआ मिलेगा, उसको सामने रखो। उसके बाद इसके एप्लीकेशन पे आएंगे, सामने फंडामेंटल दिखेगा तो अप्लाई कर पाएगा, तो फंडामेंटल का मतलब ये आपको याद होना चाहिए। 2 मिनट का टाइम दे रहे, वीडियो पॉज कर रहे, नोट करो इसको। हाँ सर। हाँ, तो मान लो कि हम लोग अमोनिया का प्रोडक्शन करने बैठे, हेवर्स प्रोसेस है, तो ऐसा क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बने। तो आपके सामने लिखा हुआ है, जब नीचे बोलेंगे मिलाने, मिलाते जाना, पढ़ पढ़ करके जवाब देना वहां से। तो चलो बात करते हैं, ऐसा क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ भागे। फॉरवर्ड की तरफ भागने का मतलब क्या मिलेगा अपने को, अमोनिया मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। और बात करते हैं, बोल बेटा, अगर आपसे कहा जाए कि नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो बोल रिएक्शन किस तरफ भागेगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो हमको ये स्टेप लेना चाहिए। अगर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड Forward. भागेगा। फॉरवर्ड अगर अमोनिया का कंसंट्रेशन को कम कर दिया जाए, बैकवर्ड। बैकवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड forward. प्रोडक्ट। चेक करो, चेक करो, फॉरवर्ड होगा फॉरवर्ड। हाँ सर, हाँ। हाँ सर तो इन तीनों से मतलब क्या बनता है कि आप क्या करोगे कि जो आपका सिस्टम है, इस सिस्टम में एक तरफ से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कंटिन्यूस सप्लाई देते जाओ, मतलब आप उसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, और ये बढ़ा बढ़ा करके उसका इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो। और दूसरी तरफ से जो अमोनिया बन रहा है उसको संगे संग वहां से एक्सट्रैक्ट करते हुए चले जाओ, तो इसका मतलब आप अमोनिया को घटा रहे हो। समझ में आ रहा लॉजिक? हाँ सर। हाँ अब आ सर जाओ बात करते हैं टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे देखो, आप लोग के कॉपी पे लिखा हुआ फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं लिखा है ना, वहां कुछ और लिखा है। हाँ सर। हाँ सर अब सबसे पहला इस सवाल का जवाब दो कि ये जो रिएक्शन आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। गलत जवाब, फिर से कोशिश। एंडोथर्मिक है सर गलत जवाब। एंडोथर्मिक कैसे होगा भाई, डेल्टा एच नेगेटिव लिखा हुआ, एंडोथर्मिक कैसे होगा? हाँ रे, बोल एक्सो ना एंडो। एक्सो होना चाहिए था सर। वैसे एक्सो सही जवाब है, बट उससे बेटर आंसर है बोथ। कैसे? सर इस वक्त जिस रिएक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, दैट मींस इट कैन बी स्टडीड फ्रॉम बोथ साइड। अगर इस तरफ से पढ़ेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो वो एक्सो है, लेकिन अगर बैकवर्ड से पढ़ेंगे तो वो एंडो हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। तो अब अपना चार्ट पढ़ के बता टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेंगे, किस टेम्परेचर पे, लो पे कि हाई पे मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ भागेगा। सर हाई करना होगा। हाई करना हो पढ़ो वहां पर, अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या लिखे हैं आप लोग? टुवर्ड्स एक्सो। टुवर्ड्स एक्सो। माय मिस्टेक, करेक्शन कर। So it was window. Note it was window here. ठीक है, मेरा वो करेक्शन कर लो बेटा। तो हाँ, तो फिर किस तरह बोलो, अब आंसर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर को क्या रखेंगे हम लोग?
घटाएंगे। Decrease. लो रखेंगे तो फॉरवर्ड की तरफ भागेगा। ठीक है, अब आ जाओ प्रेशर पे बात करते, बोलो जिस तरफ प्रोडक्ट है उस तरफ कितना मोल है, 2 और जिस तरफ रिएक्टेंट है उस तरफ कितना मोल है। 4 यानी 4 हमको फॉरवर्ड की तरफ भागना है, तो जिस तरफ भागना उस तरफ मोल कम है, कम कम है। है। तो अगर मोल कम है तो बोल प्रेशर को कैसे मेंटेन करना है। बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे सर, इसका मतलब वॉल्यूम को घटाएंगे। घटाएंगे। बढ़ाएंगे। ये फॉरवर्ड की तरफ दे। बात आया समझ में। हाँ हाँ सर। सर। अब मान लो कैटलिस्ट, बोले कैटलिस्ट डाल देते हैं, तो बोलो फायदा होगा। कुछ नहीं होगा सर, नहीं सर। नहीं सर। बिजनेस नहीं के सर। हिसाब से फायदा होगा, होगा। कैटलिस्ट डालने पर इक्विलिब्रियम पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, सर फास्ट है सर। लेकिन faster है। फास्टर हो जाएगा रिएक्शन हाँ सर। और तेजी हाँ। से प्रोडक्ट बनेगा, तो मेरा कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा। और याद रखना यहाँ पर आयरन कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। हेबर्स प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम प्रोमोटर, रट के रखो, आगे जरूरत पड़ेगा, याद रखना ये चीज। हेबर्स प्रोसेस में आयरन हो गया कैटलिस्ट, मॉलिब्डेनम हो गया प्रोमोटर, ये एग्जाम्पल याद होना चाहिए। तो कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कैटलिस्ट से फॉरवर्ड बैकवर्ड पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैटलिस्ट का मतलब होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। अगर फॉरवर्ड को बढ़ाएगा तो बैकवर्ड को बढ़ाएगा और इक्वली बढ़ाएगा, इसलिए इक्विलिब्रियम पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन काम जल्दी होगा, तो कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला बोलो, इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालने पे फायदा है? नो सर। नहीं, वहां कोई फायदा नहीं, तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अगला बोलो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे डालने में फायदा है? हाँ सर। ना सर। पढ़ो वहां क्या लिखा हुआ है, नहीं सर, नहीं होता। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अगर towards इनर्ट गैस large को ऐड number of करेंगे gas कांस्टेंट molecules। प्रेशर पे तो उस तरफ भागेगा जिस तरफ मोल ज्यादा है। बोल हाँ सर। फॉरवर्ड में हाँ मोल सर। कम है, बैकवर्ड में ज्यादा है ना, बैकवर्ड में 4 मोल है, फॉरवर्ड में 2 मोल है। हाँ सर। हाँ सर। समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया आपका ये। चलिए, आपके सामने चार्ट रखा हुआ है, और ये देखो कुछ क्वेश्चंस पे बातचीत हम लोग करते हैं। पिछले क्लास में ये सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ये आपका होमवर्क था, इसका आंसर डी देख लीजिएगा आप लोग। ये भी कर चुके थे, ये भी कर चुके थे। इस क्वेश्चन पे रोक दिए थे कि अगले क्लास से कंटिन्यू करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, पढ़ो एक बार आप लोग। पढ़े? हाँ सर, पढ़िए। अब क्वेश्चन पढ़ के तुमको ये समझना होगा कि हमारे क्वेश्चन पे केसी का वैल्यू दे दिया है 49, हाँ सर। हाँ सर, टेम्परेचर दिया सर। और रिएक्शन का डायरेक्शन पूछ रहा, फॉरवर्ड होगा बैकवर्ड होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर के का वैल्यू ज्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ भागेगा, हाँ सर। के का वैल्यू कम होगा तो बैकवर्ड की तरफ भागेगा। तो बोल, ये वैल्यू ज्यादा या कम है? ज्यादा है सर। बस। सर इसको बोलेंगे सर कैसे? रिस्पेक्ट हाँ है ना, अगर सवाल पूछेंगे कि ये लाइन छोटा या बड़ा है, पता बोलेंगे नहीं सर ये बड़ा भी है छोटा भी है, इसके रिस्पेक्ट में छोटा लेकिन इसमें बड़ा है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस विद रिस्पेक्ट टू हुम। तब आपको याद आना चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू के का बात होगा, सॉरी क्यू का, क्योंकि हम लोग ये पढ़े थे कि क्यू अगर कम होगा मतलब के ज्यादा होगा तो फॉरवर्ड भागेगा, और यहाँ बैकवर्ड भागेगा। तो अपने को हाँ क्या सर। निकालना है? क्यू निकालना है। क्यों? ठीक है, हाँ सर। अब आप क्वेश्चन पे आगे बढ़ते, क्यू निकालना है। अब ये बताओ जो गिवन रिएक्शन उसके लिए क्यू कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सी का क्यूब बाय क्यूब सर, 22 ए का स्क्वायर, और स्क्वायर, ये बी। जैसे के लिखते हैं वैसे बी। क्यों लिखेंगे। हाँ सर। अब कंसंट्रेशन पुट करेंगे, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या पढ़े हम लोग? कंसंट्रेशन का मतलब पढ़े मोल बाय वॉल्यूम। हाँ सर। अब ये ए का मोल है, ये बी का मोल है, और ये सी का मोल है, और वॉल्यूम 3 लीटर दिया है। तो बोल सी का कंसंट्रेशन कितना हुआ? 1। 1, तो 1 का क्यूब 1। ए का कंसंट्रेशन कितना हुआ? सर 1। तो 3/2। 2/3 मोल हाँ, बाय 2/3 वॉल्यूम। क्या कर रहे थे गजड़ी लोग? हाँ सर, हाँ? सर हाँ सर सर। ए का 2 है। 2/2। अच्छा सर, दिख नहीं रहा था सर। दिख नहीं रहा, आंख चेंज कर, नया आंख लगा। नहीं सर, यहाँ रिकॉर्डिंग जो है ना सर, वहाँ पे है, कट बोल गया एक था। आंसर कितना है रे? बोल 2/3 का स्क्वायर हाँ सर 4/9। 4/9। बोल बी का कंसंट्रेशन बोल। सर 1/3। 1/3, 1/3 यानी आंसर हुआ 27/4। 4। सॉरी 4 ना, 4, हाँ सर। लगभग 6 पॉइंट समथिंग। हाँ सर
तो Q का वैल्यू आया 6 पॉइंट समथिंग और KC का वैल्यू है 49। बोल क्या रिलेशन मिला? Sir, forward. ये फॉरवर्ड। बड़ा हो गया, Q छोटा हो गया। हाँ सर। आंसर बोल। फॉरवर्ड ई। Sir, ए। A. समझ में आया कैसे क्वेश्चन यूज हुआ बेटा ये कंसेप्ट? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, इसको प्रैक्टिस में रखो। अब आओ अगला देखो। चलिए तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन वो है जिसको आपको आंसर देना आपके सामने। अभी अभी आप लोग नोट किए बेटा सर सब? ऑप्शन ए। वेरी गुड। बाकी लोग देख ले, पूछ ले, कुछ डाउट डिस्कशन चाहिए? सॉलिड है। ठीक है, अगला हाँ पॉइंट, सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़, टाइम ले, कोई बात नहीं है। फंडामेंटल तेरे सामने लिखा हुआ है, एप्लीकेशन आंख के सामने है, बस अप्लाई करके दिखा। हम वीडियो को पॉज कर रहे, टाइम ले ले। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पे चले बेटा, या किसी को हाँ डिस्कशन सर। चाहिए? सर आगे चलिए। चलो सर डी। सर सी। बोलो रे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन किधर भागना चाहिए? फॉरवर्ड भागना चाहिए, है ना? हाँ और हम सर। लोग जानते हैं कि ठीक। वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन उधर भागेगा जिस तरफ मोल ज्यादा है। ज्यादा है। ज्यादा चलो, है। इस तरफ कितना मोल है? 2 दो। 2। हाँ। और इस तरफ कितना मोल है? 2 दो। सर तो सी होगा ऑप्शन। CO। अगला पे Sir, 2 and 2. 2 मोल, हाँ सर। 2 मोल। यहाँ बोल 9 मोल। 9 4। 4। Sir, 10. अच्छा, वाटर था। अब आंसर बोल। सी। सर ए। सर सी नहीं होगा सर। ए। और डूब मत जा करके तुम लोग। सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दोबारा डिस्कस किए कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन को फॉरवर्ड में जाना है, उस तरफ जाना चाहिए जिस तरफ मोल ज्यादा है। तुम्हारा कैसे सी में मोल ज्यादा है बेटा? इधर तो 9 मोल है, उधर 4 मोल है, तुम तो फिर बैकवर्ड भागेगा क्योंकि सर बैकवर्ड में मोल गलत ज्यादा बोल है। दिए सर। हाँ, सर गलत बोल दी। अजी तो बोले डूब मरो जा करके। देखेगा पानी का बोतल होगा, उसका जो ढक्कन होगा ना, उसी में ट्राई मारेगा। हाँ? चल अगला क्वेश्चन। तुम सब लोगों को नोट्स मिला बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। नोट्स के सर। आखिरी पेज में देखेगा ऐसा कुछ एक दिया हुआ है, मिला है? हाँ सर हाँ, देखा। हाँ सर। हाँ, sir. अभी अभी जो तुम प्रॉब्लम देख रहा था, ये प्रॉब्लम बेटा जेई में आया, नीट में आया है, और ऐसी क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में भी पूछेगा आपका। बस करने का तरीका अलग होगा। स्कूल एग्जाम में आपको स्टेप्स दिखाना है, कैलकुलेशन दिखाना है, यहाँ पर डायरेक्ट मारेंगे। तो दोनों तरीका भी आपको हम सिखाने जा रहे हैं कि स्कूल में इस तरह का प्रॉब्लम को आप कैसे डील करोगे,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये देख कुछ बोले ना, कुछ खाना रेडी रखना है, ये देख कुछ तैयारी किया हुआ चीज है, तो ये कैसे तैयार हुआ वो सब समझ ले। अगर ये सब समझ लेगा तो इस तरह का क्वेश्चन को डील कर पाएगा। तो ध्यान से सुनेगा रे गधे लोग। केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है बेटा जहां पर आपको अलग से सिखाया जाएगा कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को करना कैसे है। बाकी चैप्टर में आप लोग देखो आपको फॉर्मूला दिया गया, बस प्रॉब्लम पे उतर गए। यहाँ पे अभी कुछ कैलकुलेशंस, कुछ डिराइवेशंस, कुछ कंसेप्ट, कुछ एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं, ध्यान देना। आगे का पूरा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इसी के ऊपर डिपेंड है जो पढ़ने जा रहे हैं। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है, आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने बैठे हैं और वो इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI गैस, और ये मान के चलते कि इक्विलिब्रियम पे है। और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, देख मेथड को समझेगा। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन के बाद लिखेंगे इनिशियल मोल, कि रिएक्शन के शुरुआत में कितना मोल हम लोग लिए। तो इनिशियल मोल में दो तरीका होगा, समझना तरीका को। या तो बेटा आपके एग्जाम में बोल देगा कि ये 5 मोल है, ये 10 मोल है, या नहीं बोलेगा। तो अभी हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि नहीं बोलेगा, वो सीखो तो उसके बाद समझ जाओगे। अगर बोलेगा तो क्या करना है वो भी दिखाएंगे। तो मान के चलो कुछ नहीं बोला, कितना मोल है, ऐसा कंडीशन मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, कुछ नहीं बोलेगा कितना मोल है, बस ये इक्वेशन है, आगे का लैंग्वेज दिया हुआ होगा। तो आपको क्या करना, आप खुद से मोल पकड़ोगा। मोल पकड़ने का तरीका क्या है, यहाँ पे जो भी इसका कोफिशिएंट होगा, आपका रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट होगा, बोले इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 1, तो यहाँ 1 पकड़ेंगे। यहाँ पर कितना है, 1 तो यहाँ पे 1 पकड़ेंगे। यहाँ पर कितना है, 2 लेकिन यहाँ 0 पकड़ेंगे, क्योंकि इनिशियल मोल का मतलब अभी रिएक्शन शुरू करने के लिए रिएक्टेंट लिए हैं शुरू में, अच्छा हाँ सर तब तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो इनिशियल हाँ मोल सर 0 0 होगा। 0 ठीक है, हाँ सर पर जरूरी नहीं कि हर बार 0 होगा बेटा। कई क्वेश्चन में बोल देगा कि भाई इतना मोल मान के चलो, तो आप उतना मान लेना, फिर वो बाद में सिखाएंगे। अभी ऐसे ही मान के चलो कि कुछ नहीं दिया हो तो ऐसे लिखेंगे 110। समझ में आया? इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब निकल रहा है कि इनिशियली 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल आयोडीन का लेकर के रिएक्शन शुरू किए हैं, अभी प्रोडक्ट बना नहीं है। अब मान लो कुछ वक्त गुजरा, रिएक्शन आगे बढ़ा, फिर प्रोडक्ट बना, फिर ये पीछे आया, फिर आगे, फिर पीछे, होते 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 दोनों का स्पीड इक्वल हो गया, वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। जैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, अब हम ये मान के चलेंगे कि आउट ऑफ 1 मोल, पहले बताओ तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने पे क्या ये 1 मोल पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा? नहीं सर, रह भी सकता। रहेगा ना, तभी तो आगे पीछे चलता रहेगा। अगर ये पूरा इधर चला जाएगा, बात समझ में आ रहा, पूरा नहीं जाएगा, ये कुछ जाएगा इधर तो फिर कुछ इधर, तभी तो ये बैलेंस चलता रहेगा, कुछ का कुछ। बस ये बहुत ज्यादा हो गया, समझ रहेगा था लोग? फिर से समझ हाँ बात, सर आपको क्या देगा और आपको क्या समझना है। तो इनिशियल मोल 110 मान लिए, उसके बाद मान के चलेंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, और फिर लिखेंगे कि जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तब कितना मोल है, मोल एट इक्विलिब्रियम। तब मान के चलेंगे 1 से x मोल रिएक्शन में चला गया, x मोल रिएक्शन में चला गया, और यहाँ 2x मोल प्रोडक्ट बना। हाँ सर बात आ रहा समझ में? हाँ सर देखो सबका बोलती बंद है, इतनी में बंद है, लिखने का तो लॉजिक पे पकड़ो। 110 1 - x 1 - x 2x। अब आगे सुनो, मान लो कि आपका क्वेश्चन केसी के साथ डील कर रहा है, तो बोल केसी का मतलब आप कौन सा एक्टिव मास लोगे, पार्शियल प्रेशर ना कंसंट्रेशन ना कंसंट्रेशन? तो अब हम लिखेंगे कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, बोल कंसंट्रेशन का मतलब मोल बाय वॉल्यूम। हाँ सर हाँ सर बोल कितना मोल हाइड्रोजन दिख रहा तुमको? 1 1 मोल 1 गलत देखा, - x गलत देखा, तुम 1 - 1 x माइनस मोल हाइड्रोजन देख रहा है, क्योंकि तुम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे निकाल रहा है। हाँ तो सर इतना मोल हाँ देखना होगा ना, देखने का तरीका हाँ समझ सर में हाँ आया? सर हाँ हाँ सर सर हाँ सर वॉल्यूम बाय वी कर दिए तो ये बन गया कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का, मोल बाय हाँ सर वॉल्यूम हो गया। उसी तरीके से अगर हाँ इसको सर बाय वी कर देंगे तो 1 ये - 6 आयोडीन का हो गया। कंसंट्रेशन, और इसको बाय वी कर देंगे तो ये हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन। तो नियम पे ध्यान दे, सबसे पहले इक्वेशन लिखेगा, फिर इनिशियल मोल लिखेगा, फिर लिखेगा मोल एट इक्विलिब्रियम, और फिर लिखेंगे कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। जितना इक्विलिब्रियम पे मोल निकलेगा सबको वॉल्यूम से डिवाइड करेगा, वो कंसंट्रेशन बन जाएगा। समझा रहे गधे लोग? हाँ सर हाँ सर अब आगे सुनो, अब हम लोग केसी के बारे में क्या पढ़े थे? केसी का एक्सप्रेशन होगा कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर
by concentration of H2, concentration of I2. हाँ सर, याद है? हाँ सर, हाँ सर, अब हमारे पास जो डेटा है उसको पुट कर, बोल HI का कंसंट्रेशन कितना दिख रहा है तुमको? 2x by v whole square. 2x by v का होल स्क्वायर ना, तो हाँ 2x by v का होल स्क्वायर बाय हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना दिख रहा है? इतना दिख रहा है। माइनस एक्स by और इसका by v. कितना दिख रहा है? इतना दिख रहा है। minus x by x by अब v. अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे देख तो ये आंसर आएगा। हाँ सर, जाएगा ना? हाँ हाँ सर. सर, हाँ सर, तो केसी का वैल्यू बेटा आपका ये आया और यही कैलकुलेशन से आपका आगे का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगा। आपके क्वेश्चन में ये तो एक्स का वैल्यू दे देगा, केसी का वैल्यू पूछेगा, या केसी का वैल्यू दे देगा, एक्स का वैल्यू पूछेगा, या एक और सवाल पूछेगा कि एक्स के साथ वी का क्या रिलेशन है, पी का क्या रिलेशन है। यहाँ पर आपका जवाब है नो रिलेशन, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन पे कोई वी और कोई पी नहीं है, तो कोई रिलेशन नहीं है। ये लिखने का तरीका होगा। फिर से रिपीट करें, समझेगा, ध्यान देगा। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, इनिशियल मोल लिखेंगे, मोल एट इक्विलिब्रियम लिखेंगे, फिर लिखेंगे कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, एक्सप्रेशन को लिखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद का आगे का जो कहानी होगा वो करेंगे। समझा रहे गधे लोग? हाँ हाँ सर, सर. कहाँ आ गया यार, रुक जाओ। अब यहाँ आगे देखो, फिर से उसी क्वेश्चन को दोबारा लो। हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस, HI गैस, 2HI। क्या सीखे थे? 1 1 0 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, और यहाँ कितना था बेटा? 2x. 2x। याद है ना? ये इनिशियल मोल और ये क्या था? मोल Mole एट at equilibrium. अब मान लो तुम्हारा क्वेश्चन केपी के साथ डील कर रहा है। अभी जो तरीका सीखा है वो किसके लिए सीखा है? केसी के लिए। Kc, अब जो तरीका बताने जा रहे हैं वो किसके लिए बेटा? Kp. केपी के लिए। ठीक है, चलो केपी पे बात करते हैं। तो केपी निकालने के टाइम पे पहला, दूसरा और तीसरा लाइन बिल्कुल वैसे ही लिखना है बेटा जैसे आप केसी के मामले में लिखे थे। अब अगला लाइन पे ध्यान दो। बोलो, केपी का मतलब कौन सा एक्टिव मास? पार्शियल प्रेशर। हाँ सर, हाँ. पिछली बार लिखे थे कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इस बार लिखेंगे पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। equilibrium. अब पार्शियल प्रेशर को समझने के लिए यहाँ ऊपर देख, दाहिनी तरफ याद कर, पार्शियल प्रेशर का मतलब हम लोग पढ़े थे मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। हाँ सर, हाँ सर. डेल्टन्स लॉ में पढ़े थे, याद है? हाँ सर, और मोल फ्रैक्शन का मतलब पढ़े थे मोल बाय टोटल मोल. टोटल मोल इनटू प्रेशर, टोटल प्रेशर, यही होगा ना हाँ सर. पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला। तो चल तैयार करते हैं। इस लाइन से बोल, यहाँ का टोटल मोल कितना है? टोटल मोल, इक्विलिब्रियम का टोटल मोल निकाल। इक्विलिब्रियम का टोटल मोल सर निकाल। 2 plus 2x. हाँ, बैट करना सबको। Sorry sir. 2. तू आएगा ना? हाँ हाँ सर, सर. मिल गया टोटल मोल। अब जो जो पूछेंगे जवाब देगा। बोल, हाइड्रोजन का कितना मोल दिख रहा? 1 1 माइनस एक्स बाई कर दिए टोटल मोल, तो ये क्या बन गया? पार्शियल प्रेशर, सॉरी मोल mole फ्रैक्शन fraction. इनटू कैपिटल पी बन गया पार्शियल प्रेशर। हाँ सर, अब इसको हाँ, सर। लिखेंगे कैसे? ये हो गया मोल बाय टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, हाँ मोल सर, बाय टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। हाँ सर। अब केपी कैसे लिखते हैं बेटा हम लोग? केपी लिखते हैं, बोलो, पार्शियल प्रेशर product ऑफ का. HI का स्क्वायर SI का स्क्वायर बाय पार्शियल By प्रेशर ऑफ pressure of H2 H2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ स्क्वायर I2। I2 अब सारा वैल्यू पुट कर तो क्या होगा? 4x स्क्वायर p स्क्वायर बाई 4 1 माइनस x बाई 2 1 माइनस x p होगा। ये देख तो हाँ सर हाँ P सर, निकल जाएगा फोर को वैल्यू प्लॉट हुआ तो हाँ सर हाँ सर, हाँ, काट छाट सर। कर दिए सर बोलो। फोर स्क्वायर p गया 4 P गया, हाँ सर तो आंसर आया सर 4x स्क्वायर बाई 1 माइनस x होल स्क्वायर तो सेम है। सेम आया। केसी क्या हाँ, था सर। याद है? केसी क्या था? बोल, 4x स्क्वायर 1 माइनस x का होल स्क्वायर, हाँ यही सेम था है ना? हाँ सर हाँ, सेम सर। आया। हाँ सर, बोल, इस रिएक्शन का डेल्टा एन का वैल्यू बोल। 0. 0.
और जब डेल्टा एन 0 होगा तब केपी और केसी इक्वल होगा। इक्वल हो। याद है? हाँ हाँ सर। सर, लास्ट क्लास। आया बात समझ में? हाँ सर। चलो एक और करते हैं, ध्यान से देखना। मान लो इस बार हमारे पास इक्वेशन है N2 प्लस 3H2 2NH3, ठीक है? और यहीं पर केपी और केसी दोनों निकालते। तो बोल पहला लाइन क्या लिखेंगे? 1 3 2 सॉरी 0 इनिशियल मोल। हाँ बोलते इनिशियल मोल कितना लिखेंगे? 1 1 3 0 0 अब बोल क्या Zero. लिखेंगे? 1 माइनस 1 minus x, x 3 minus x, माइनस 3 एक्स, minus 3 x माइनस एक्स, 2x 2x। तो 3 minus 3 सर 3x क्यों होगा? तो 3x। अच्छा अच्छा हाँ सर, हाँ सर ठीक है सर। 3 into 1 minus x। चलो कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो। नाइट्रोजन है मेरे पास, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अमोनिया है। अच्छा हाँ मुझे यही तीन है ना बेटा? हाँ हाँ शुरू में ये एक है, ये तीन है और ये है ही नहीं। हाँ सर। हाँ ठीक है सर। यहाँ तक? चलो इस लाइन को भूल जाओ, वापस से समझो। बोलो इक्वेशन क्या बोलता है कि अगर एक नाइट्रोजन होगा तो 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 अमोनिया बनाएगा, यही बोलता है ना? हाँ 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 सर। सर। मान लो मेरे पास एक है और उसमें से X रिएक्शन में चला गया, तो अगर हाँ। नाइट्रोजन का X रिएक्शन में गया तो हाइड्रोजन का कितना रिएक्शन में जाएगा? तो 3x। 3x क्योंकि नाइट्रोजन का X के लिए हाइड्रोजन का 3x लगेगा, तभी तो ये 2x बनेगा। तो यहाँ हाँ पर सर। 2x बन जाएगा। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। इसको एक बार फिर से समझ। H2 I2 2HI। बोल बेटा अगर ये 1 1 0 था तो ये 1 माइनस x हुआ, तो अगर यहाँ से x निकला तो यहाँ से भी x निकलेगा क्योंकि दोनों 1 1 है और यहाँ 2x हाँ। बनेगा, हाँ सर। है ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा बोल, तो अगर ऐसे लिखा होता, मान लो 3a प्लस 2b, समझना रिवर्सिबल 5c एंड 6d, मान लो ऐसा है और आपको बोल दिया ये इनिशियल मोल। थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहे बेटा, इनिशियल मोल तो 3। बोल दिया। नहीं मान लो इस बार बोल दिया ये 10 मोल है, ये 20 मोल है, तो बोल ये कितना मोल, ये कितना मोल? 0 0 0 0। अब अगला लाइन हम लोग क्या लिखेंगे? मोल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। तो मान लेंगे कि यहाँ से 10 minus 3x 3x निकल गया, हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से कितना मानेंगे? 2x निकल गया। 2x। हाँ 3 सर। minus 2x यहाँ इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे ना, समझ में आ रहा? हाँ सर। और यहाँ कितना बनेगा? 5x बन जाएगा। 5x बन जाएगा। और यहाँ पर कितना बन जाएगा? 6x बन जाएगा। हाँ सर। लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। है ना? अब इसको ट्रिक से ऐसे याद रखो। अब एक ट्रिक सिखा रहे, क्या करना, जो तुम्हारे पास इनिशियल मोल होगा उसको रखना और यहां से करना माइनस और इसमें करना प्लस, क्योंकि यहाँ से घटेगा यहाँ बढ़ेगा, प्लस करना। और इसमें से x माइनस कर देना, x माइनस कर देना, x प्लस कर देना, x प्लस कर देना, सब में x इधर से निकाल देना, उधर जोड़ देना। और क्या करना कि इक्वेशन में जो नंबर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर कितना 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना 5 तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना 6 तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यही चीज बन जाएगा। समझ में आ रहा लॉजिक? थोड़ा हाँ सा सर। प्रैक्टिस करते करते डेवलप करेगा बेटा लोग। तो अब फिर से वापस मेथड पे आओ। तो चलो बात करते हैं किसका मतलब क्या लिखेंगे, उसके बाद केपी और केसी को डिराइव करेंगे। ए गधा लोग, आज एक लंबा चौड़ा होमवर्क दे रहे हैं। अभी जो पढ़ाएंगे बेटा इसी तरीके का 8-10 इक्वेशन देंगे, जिसमें आप लोगों का काम होगा सबका केपी निकालो, केसी निकालो, डेल्टा एन निकालो, बहुत कुछ कैलकुलेशन रहेगा। वो सब आप लोग करोगे। करने ठीक के है बाद फोटो खींचोगे, पीडीएफ फाइल बनाओगे, पीडीएफ फाइल में अपना नाम डालोगे, फाइल का नाम आपका नाम होगा और वो सब आप लोग ग्रुप में भेजोगे। समझ में आया हम क्या बोले? ओके हाँ सर। सर। हर एक का पकड़ होगा बेटा, यहाँ पर नहीं करोगे तो लगेगा यहीं से बैठे बैठे कानून का हाथ सीधा कान के नीचे जड़ देंगे। सुना ना, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। सर बहुत है। चलो आगे सुनो। तो लिखने का तरीका क्या होगा? मान लेंगे इनिशियल मोल 1, ये 3 तो ये 0। अगर इसमें से x निकलेगा तो 3 में से 3x निकलेगा और यहाँ 2x बनेगा। ठीक है? हाँ सर।
चलो अब अगर मान लो खेला केसी का है तो सबको किससे डिवाइड करेंगे बोल? वी v से। तो v से डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा? 2x बाई वी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। डायरेक्ट कर रहे बेटा, समझ में आ रहा? देख पिछली हाँ बार सर। जितना हाँ लिखे थे सर। उतना नहीं लिख रहे। बोल नाइट्रोजन के लिए क्या लिखेंगे? बोल 1 माइनस वन एक्स बाई माइनस minus एक्स बाई x वी, by v, और हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे? 3 3 minus माइनस 3 माइनस एक्स का 3 होल एक्स बाई क्यूब। वी का whole होल cube। क्यूब। हाँ सर। है, समझ में आ रहा रे? यस सर, हाँ यस सर। सर। यही वजह था कि पिछले क्लास में आप लोगों को प्रैक्टिस कराया था हाउ टू राइट केसी। केसी का एक्सप्रेशन प्रैक्टिस रहेगा तो इस तरह का प्रॉब्लम कर पाओगे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, केमिस्ट्री खत्म। तो बोल बेटा ये क्या बना? ऐसे देख तो दोबारा लिख रहे, फॉलो करेगा। 4x स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू वी बाई 1 माइनस एक्स इंटू वी हाँ क्यूब सर। बाई 27 1 माइनस एक्स का क्यूब। ओके सर। हाँ सर। अब काट हाँ छाट सर। करने के बाद देख तो कुछ ऐसा बचेगा कि आंसर आएगा 4x एक्स स्क्वायर स्क्वायर वी वी स्क्वायर स्क्वायर 27 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इसके 4। सी। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। आया मेथड समझ में? आया बेटा लोग? यप। हाँ सर। अब यहां से आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि x के साथ v का क्या रिलेशन है। हाँ सर। x के साथ p का पिछली बार क्या था? कोई रिलेशन नहीं था। इस बार देख v आ गया मेरा एक्सप्रेशन में, आया ना v? हाँ सर। यस सर। और ये x है। सर डायरेक्टली इस- प्रोपोज नहीं हाँ सर, इनवर्सली। इनवर्सली। v को इधर करते इनवर्सली ना, इनवर्सली। तो v हाँ इनवर्सली सर। प्रोपोर्शनल हो गया। तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इसका अंदर p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। हाँ सर। हाँ ठीक है। हाँ सर। अब आज हाँ इसका सर। केपी पे बात करते हैं। तो याद रखना जब भी केपी निकालने बैठो ना, इस वाले लाइन में टोटल मोल निकाल लो। पिछला बार टोटल मोल निकाला था, इस बार टोटल मोल निकाल। जल्दी से चेक कर, बोल तो आंसर टोटल मोल ही आएगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर क्लियर करो रे। हाँ सर। तो अगर ऐसा बात है तो केपी का मतलब हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। चल वैल्यू पुट करते डायरेक्ट। हाँ बोल, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना दिख रहा है? बोल, मोल हो गया 2x, टोटल मोल हो गया 4 माइनस 2x इंटू इंटू पी का कैपिटल पी। स्क्वायर। हाँ सर। अगर समझ में आ रहा है तो अगला लाइन तुम लोग बोलेगा। बोलो नाइट्रोजन के लिए बोलो। सर 1 माइनस एक्स 1 बाई minus x 4 by 4 माइनस 2 minus एक्स 2x इंटू 3 माइनस, हाँ सर, इंटू पी 3 माइनस 3x बाई 4 4 minus माइनस 2x इंटू whole पी cube। होल क्यूब। है ना? अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हुए ऊपर देखेगा 4x स्क्वायर पी स्क्वायर 4 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू 4 माइनस 2x 1 माइनस x इंटू पी इंटू 4 माइनस 2x का क्यूब बाई 27 1 माइनस x p टू द पावर 3। अरे ये x क्यूब 1 माइनस x का होल क्यूब। देख तो ये आएगा, चेक कर तू। हाँ हाँ सर। अब अगर काटते बेटा ये कटा तो यहाँ पर 2 बचा। पी स्क्वायर को काट दे तो यहाँ पे p का पावर 2 बचा। ऊपर में बचता है 4x स्क्वायर 4 माइनस 2x होल स्क्वायर 2x का स्क्वायर। नीचे क्या बचता है? 27 1 1 माइनस माइनस x टू द x पावर 4। का 3 power 4। 4 और p स्क्वायर इज kp। हाँ सर। आया बात समझ में? हाँ हाँ सर। सर। अब आप लोग का काम है बेटा कि जो आपका नोट्स के पीछे में जो चार्ट दिया हुआ है अभी दोबारा दिखाएंगे, उसमें ये सारा का सारा जो डिराइव्ड, ये जो आंसर निकला ना फाइनल आंसर, हाँ ये सर। आंसर दिया हुआ वहां पे आप डिराइव करके प्रैक्टिस करके क्रॉस चेक करो। क्योंकि बेटा उसमें 2 गलती है, वो गलती जो पूरा करेगा वो ठीक गलती पकड़ेगा। सर यहाँ पे गलती है, तो इससे में पता चल जाएगा बेटा कौन लोग किया कौन नहीं किया, ये भी समझ में आ जाएगा। 2 जगह पे गलती है, बाकी पूरा सही, कोई गलती नहीं है। वो भी आपको पकड़ना है। तो वहाँ केसी केपी का सारा एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर देखो, अगर पूछेगा यहाँ पर एक्स और पी के बीच में रिलेशन बताओ, तो एक्स को ढूंढ कहाँ? एक्स यहाँ पर है, हाँ सर। हाँ सर। पी यहाँ पर है। वैसे तुम बोलेगा सर एक्स यहाँ पे भी है। इन सबको मत लेना। अगर कोई किसी के साथ प्लस माइनस में जो अकेले उसको लेना।
तो बोलो अगर ये ऊपर नीचे तो p अगर इधर आएगा तो बोलो x के साथ p का क्या रिलेशन हुआ? डायरेक्टली 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 v प्रोपोर्शनल। के साथ इनवर्सली। हाँ हाँ सर सर। सेम आया, बिल्कुल सेम, ऑफ कोर्स दोनों सेम इक्वेशन सेम के लिए पूछा गया, तो दोनों का आंसर सेम ही यस आ रहा है। सर सर इसको याद कर लेंगे। अगर आप कंपेटिटिव लेवल का गेम खेलना चाहते तो इसको प्रैक्टिस इतना याद नहीं करना बेटा, इस पे इतना न्यूमेरिकल बना लो कि आपको ये याद हो जाए कि अमोनिया का इक्वेशन का केपी ये है, केसी ये है, याद ऐसे हो जाए। और अब इसके बाद एक शॉर्टकट मेथड बताने जा रहे वो सुनो। अब एक और मेथड सिखाने जा रहे, देखो इससे अब सुनो होगा क्या आपके एग्जाम में, क्वेश्चन में क्या पूछेगा। आपके एग्जाम में ये जो पूरा डिराइवेशन हुआ ना बेटा, डिराइवेशन का बीच से कोई भी एक चीज उठा के पूछ लेगा। जैसे मान लो कई बार ऐसा होगा कि जैसे आपको बताए थे x का वैल्यू दे देगा, k का वैल्यू दे देगा, v का वैल्यू पूछेगा, तो ये यहीं से बन जाएगा। लेकिन हाँ सर इसलिए आपको बोर्ड एग्जाम में ये पूरा स्टेप दिखाना पड़ेगा, जो स्टेप अभी आपको बताया। कंपेटिटिव एग्जाम में आप डायरेक्ट आखिरी वाला पॉइंट अगर याद रख सकते हैं या प्रैक्टिस करते करते याद होगी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर नहीं भी है तो उसका एक तरीका और सिखा दे जिसमें इतना लंबा चौड़ा डिराइवेशन नहीं करने का जरूरत है, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कब डायरेक्ट करना है, कब स्टेप बाय स्टेप करना है, जब तक आप ये प्रॉब्लम बनाने नहीं बैठोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये प्रैक्टिस का खेला बेटा। अब आप देखो एक और शॉर्टकट मेथड, अब दोबारा देखो। मान लो कि आपके पास एक इक्वेशन है, हाइपोथेटिकली ले लो, फिर से वैसे ही ये, और इसके लिए आप केसी लिखना चाहते हैं, तो अब इसका लिखने का एक तरीका देखो। मोल ऑफ सी टू द पावर एक्स, मोल ऑफ डी टू द पावर वाई, मोल ऑफ ए टू द पावर ए एंड मोल ऑफ बी टू द पावर बी इंटू 1/v टू द पावर डेल्टा एन। ये बेटा एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद कर लेना है डायरेक्ट के लिए, और केपी के लिए भी बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल करना जो ये है, बिल्कुल एज इट इज सेम, और इंटू हो जाएगा p बाई टोटल n टू द पावर डेल्टा n। ये केपी का है। सर ये वाला नोट्स में दिया हुआ है ना? नहीं दिया हुआ, नोट करो। सर सही में नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ, नोट करो। अरे हाँ सर हो गया हाँ हो नहीं गया। सर एक मिनट चलो यहाँ देख, मान ले फिर से हम केसी, इस इक्वेशन के लिए केसी, अब इस मेथड से कैसे निकालेंगे वो देख। कैसे क्या सीखे थे? 1 1 0 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स और 2x, 2x। बस इतने ही रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बोल केसी लिखने का फॉर्मूला क्या बेटा? केसी इक्वल्स टू, बोल क्या होना चाहिए? मोल ऑफ एच आई का स्क्वायर। जवाब दो। हाँ सर। हाँ सर। मोल ऑफ एच आई का स्क्वायर। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा चलो अभी हम लिख दे रहे हैं, मोल ऑफ एच आई का स्क्वायर बाई मोल ऑफ H2 इंटू मोल ऑफ I2 1/v टू द पावर डेल्टा n, है ना? डेल्टा एन। बोलो मोल ऑफ एच आई का वैल्यू 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर बाई सर 1 वन माइनस माइनस x। एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर हाँ हाँ सर। सर डेल्टा n का वैल्यू 0। 0। तो केसी यही हो गया, याद कर, तो यही आंसर था हमारा केसी। हाँ 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 सर अच्छा आया समझ में? सर ये हाँ कहीं सर। पे फेल नहीं करेगा ना? कहीं नहीं। ठीक है सर। बोलो बात समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर सर तो अब इसको याद कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा ना? चलो अब एक बार फिर से चेक करते हैं क्या सीखे थे। बोलो N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। चलो इसका केसी निकालते हैं। 1 3 0 1 माइनस एक्स 3 माइनस 3x एंड सर 2x 2x। ठीक है,
चलो अब डायरेक्ट निकालते हैं केसी। केसी का मतलब क्या लिखेंगे, इसका मोल का स्क्वायर मतलब इसका हाँ, हाँ स्क्वायर सर 4x मतलब स्क्वायर 4x बाई बाई इसका मोल हाँ सर हाँ सर 1 minus x और इसका क्यूब, इससे हाँ क्यूब तो क्यूब हाँ का सर मतलब ये हो जाएगा। हाँ सर हाँ सर हाँ फिर सर। बाई हाँ सर अब 1 बाई वी टू दी पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन कितना बेटा, डेल्टा एन सर 1 2 4 2 डेल्टा एन minus 2 6 -2 माइनस हाँ -2 सर सर 4 2 तो इसका मतलब इसको ऊपर ले आओ। अच्छा याद करो ये हमारा आंसर था, हाँ हाँ सर हाँ सर है ना। अब आप केपी निकालते इसका, बोलो केपी के लिए क्या लिखेंगे, फिर से ही लिखेंगे इसका मोल का स्क्वायर सेम 4x हाँ, सर। स्क्वायर 27 27 1 x माइनस की पावर 4 ये 4 आएगा। अब क्या हाँ, था सर। p बाई समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ n का मतलब n का टोटल, 6 तो n का टोटल कितना है बेटा, बोल 4 माइनस 2x हाँ सर हाँ अच्छा सर हाँ सर टू दी पावर -2। इसका हाँ, सर। मतलब ये बन जाएगा उल्टा कर देंगे 4x सर, स्क्वायर, उल्टा कर- ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 2x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 27 1 माइनस x टू दी पावर 4। इंटू पी पी स्क्वायर। पी का स्क्वायर यही था ना केपी हमारा, हाँ हाँ, हाँ सर। सर अच्छा ठीक है आया समझ में, हाँ सर हाँ सर हाँ सर ठीक है। तो हाँ यही सर काम आपको, ये जो ये देखो पिछले क्लास में ये सब न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाने वाले हैं ये सब, लेकिन ये सब तभी बना पाओगे जब आप इसका नॉलेज रखोगे। मिलाओ तो देखो, अब तक पढ़ते पढ़ते आपको याद हो गया होगा कि ये वाला था ना बेटा हमारा, ये था ना, देखो तो हाँ सर हाँ सर सर ये फर्स्ट वाला तो गलत। देख पहला गलती पकड़ाया, ऐसा गलती एक हाँ, और सर। ढूंढ के निकाल। बोले थे ना 2 गलती है, यहाँ हाँ पर था सर 4x स्क्वायर v स्क्वायर। समझा रहे गधे लोग। हाँ सर अब देखो इसमें सारा इन्फॉर्मेशन इस चार्ट में, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, डेल्टा एन का वैल्यू क्या है, केसी का वैल्यू, केपी का वैल्यू, रिलेशन बिटवीन एक्स वी एंड पी। याद कर तो इसका रिलेशन क्या पढ़े थे, ये था ना हम लोग का रिलेशन, हाँ सर हाँ सर वैसे ही बाकी का भी निकलेगा। ये सब देख के सबका रिलेशन दिया हुआ है। फिर कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग, यहाँ पर देखो लास्ट अल्टर प्रिंसिपल भी दिया हुआ है कि अगर हमको ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो टेम्परेचर लो होना चाहिए, कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, नो प्रेशर, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। याद रखना बेटा जहां पर डेल्टा एन का वैल्यू 0 होगा ना, वहां पर प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखो इसका प्रूफ आपको यहाँ पे मिलेगा, बोलो यहाँ देखो। अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एन का वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ये पार्ट खत्म, ये पार्ट हाँ खत्म, सर तो प्रेशर का और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए इस वाले इक्वेशन में देखो x के साथ v का p का कोई रिलेशन नहीं है। ये सब कुछ चीज याद रखो। तो जो चार्ट दिए बेटा जाइए उस चार्ट को पढ़ करके आइए, बना करके आइए, प्रैक्टिस करके आइए। अगले क्लास में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कशन करने वाले हैं। जो बेटा आज का काम नहीं करके आएगा अगला क्लास पूरा बाउंस जाएगा और उसका वो कभी कर भी नहीं पाएगा। तो जो टास्क दे रहे करके आइएगा। समझ में आया बेटा आप लोगों को। हाँ हाँ सर यस सर तो चलिए यहाँ तक तो क्लास चल रहा था, अब आते डाउट सेशन पे। है किसी के पास कोई डाउट्स पूछने के लिए बेटा।